बच्चों, कल हम लोग वसंत भाग 1 का पाठ 6 पार नज़र के पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जब दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए तो वहाँ कंट्रोल रूम में वहाँ के स्टाफ के प्रमुख ने बताया कि कंप्यूटर से पता चला है कि एक बिंदु झलक रहा है। तो छोटू के पापा को यह संदेह होता है कि कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है, और वो इस सोच में डूब जाते हैं कि यह अंतरिक्ष यान कहाँ से आया होगा और क्या धरती के अलावा भी, हमारी धरती के अलावा भी कोई ऐसा ग्रह है जो इसका निर्माण किया होगा और इसे भेजा होगा। और इस प्रकार वो इसे एक अंतरिक्ष यान समझते हैं और वह ये जानना चाहते हैं कि ये किस ग्रह से आया होगा। और वैसे तो वो कहते हैं कि वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह करना असंभव है। और वह चाहते थे कि उस अंतरिक्षयान को नज़दीक से देखें, और वो कहते हैं कि अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। तो इस तरह से इसके आगे जो है वो सभी एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 से उनकी राय जानी जाती है, और वो जो है अपनी बात बताते हैं और ये सब जो है कहते हैं कि हमें इस पर अवलोकन करना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। और जैसे ही अध्यक्ष महोदय कुछ बोलने जाते हैं उस मीटिंग में, तो फ़ोन की घंटी बज जाती है और उन्हें पता चलता है कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। और वह छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है, और कंट्रोल रूम में उसके पापा उसे ले जाते हैं जहाँ की अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। और इसके बाद वो लोग उस अंतरिक्ष यान पर नज़र रखते हैं और उसके हर अंग पर, अंतरिक्ष यान के हर एक भाग पर उनका नियंत्रण रहता है, और वो कहते हैं कि वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। और छोटू के पापा छोटू को कंसोल बटन दिखाते हैं, और उसमें लगे एक लाल बटन पर छोटू का पूरा ध्यान रहता है, और मौका पाते ही वह लाल बटन दबा देता है, अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता। और लाल बटन दबते ही जो है वह खतरे की घंटी बजती है और सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ जाती हैं। और पापा जब छोटू को वहाँ देखते हैं तो उसे खींचते हैं और एक थप्पड़ लगाते हैं, और फिर वो लाल बटन को पहले की स्थिति में रख देते हैं। यहाँ तक हम लोग कल तक पढ़े थे, ये कहानी थी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। अब जब वह अंतरिक्ष यान धरती पर उतर गया था, लेकिन उसके यांत्रिक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे, और खराब होने की वजह से वह रुक गया था। और उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है।
और जब वहाँ अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की हरकत रुक गई, वह बेकार हो गया, तो पता चलता है कि पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा यह कहा गया कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान जो वाइकिंग, उसे जो काम सौंपा गया है वह अपना कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, यानी कि उसका हाथ क्यों बेकार हो गया, वह कार्य करना क्यों बंद कर दिया, उसका कारण पता नहीं चल सका। अज्ञात मतलब जिसे जाना न जा सके, अज्ञात जो अज्ञात है जिसे न जान सके, तो इसका कारण जो है नहीं पता चला कि उसका यांत्रिक हाथ कैसे बेकार हो गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। और ये भी खबर मिलती है कि नासा के तकनीशियन इसके बारे में जांच कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करना मतलब ठीक करना, तो वो लोग उस यांत्रिक हाथ को ठीक करने के कोशिश में लगे हुए हैं। जारी है मतलब उनका प्रयास, उनकी कोशिश लगातार हो रही है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। इस घटने के बाद कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने अपने समाचार पत्रों में ये खबर छापी कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। अब उन्हें पता चलता है कि रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग जो अंतरिक्ष यान था उसको दुरुस्त करने में अर्थात ठीक करने में सफलता मिल गई है नासा के तकनीशियनों को, और यांत्रिक हाथ ने अब अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और अब वह मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए वह यहाँ पर आया है। तो इस तरह से उसका यांत्रिक हाथ ठीक हो जाता है और वह मिट्टी के विभिन्न नमूने यानी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के थोड़े थोड़े जो है मिट्टियों को इकट्ठा करके वो ले जाने के लिए लेता है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो पृथ्वी के वैज्ञानिक उस अंतरिक्ष यान को भेजकर मिट्टी के विभिन्न नमूनों से यह शोध करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं कि उन्हें इससे उम्मीद भी है कि कहीं इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि जिस तरह से पृथ्वी पर जीव जंतु प्राणी सब रहते हैं, उनका अस्तित्व है, उन प्राणियों की पहचान है, क्या उसी तरह से मंगल ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो मंगल ग्रह पर जीव सृष्टि होने का अध्ययन करने के लिए इन मिट्टी के नमूनों को लाया गया था कि क्या पता उसमें ऐसी शक्ति हो, चीज़ें हो जिससे कि उस मंगल ग्रह पर भी जीवन का निर्माण हो सके। तो
आज हमने इस पाठ में मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और इस तरह से इस पाठ में छोटू के द्वारा किए गए हरकतों की वजह से खतरा आने से टल जाता है और वहाँ के जो तकनीशियन होते हैं, जो इस मंगल ग्रह के ज़मीन के नीचे रहते हैं, कार्य करते हैं और उन्होंने कई तरह के यंत्र लगाए हैं, तो उन सब से वे अपनी सुरक्षा भी करते हैं। और इस अंतरिक्ष यान के आने पर वो बहुत ही समझदारी से निर्णय लेते हैं और उनका निर्णय सही होता है। तो इस तरह से हम लोग मंगल ग्रह पर आधारित यह कहानी हम लोग पढ़े। और अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कहानी से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो इस प्रश्न का उत्तर छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। वो लोग ज़मीन के ऊपर नहीं रहते थे, ज़मीन के नीचे बनी हुई कॉलोनी में छोटू का परिवार रहता था। अब दूसरा प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। छोटू सुरंग में जाना चाहता था, देखना चाहता था, लेकिन उसको सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? तो छोटू या किसी भी व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग में निरीक्षक यंत्र लगे थे। छोटू के पापा जहाँ काम करते थे, वहाँ के माहौल में आम आदमी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ता था। इसीलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि एक अंतरिक्ष यान आ रहा है। छोटू के पापा ने उसको कंसोल दिखाया, जिस पर बहुत सारे बटन थे। छोटू का पूरा ध्यान उसी पर था, क्योंकि उसमें लाल बटन था और वह छोटू को बहुत आकर्षित कर रहा था। छोटू ने वह लाल बटन दबा दिया, जिससे खतरे की घंटी बज गई। तो कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंसोल पैनल देखता है, जिसमें बहुत सारे बटन लगे होते हैं और लाल बटन पर उसकी नज़र रहती है और वह जो है लाल बटन उसको बहुत आकर्षित करता है और छोटू जैसे ही वह लाल बटन दबाता है, खतरे की घंटी बज जाती है। अब चौथा प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था? वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। तो एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। पाठ में ये बात छोटू के पापा उसको बताते हैं और सूरज से रोशनी मिलती थी और जीवों को पोषण भी मिलता था। बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के लोग ज़मीन पर रहा करते थे। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव
उस बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहाँ का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया। तो ये इस पाठ में बताया गया है कि यहाँ पर आम जनजीवन था। लोग धरती के ऊपर रहते थे और वह भी बिना किसी स्पेस सूट को पहने, और उन्हें सूरज से रोशनी मिलती थी और जीवों को पोषण भी मिलता था। और जैसे ही सूरज में परिवर्तन हुआ और इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और सभी जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी उसको सहने में असमर्थ थे, जिससे कि वहाँ का जनजीवन नष्ट हो गया। प्रश्न 5 है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। उसे मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा गया था। वे जानना चाहते थे कि क्या पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि संभव है। तो इस तरह से नासा ने अंतरिक्ष यान को भेजा था। अब है प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी थे। अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो इसमें नंबर 1 जो थे वो कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते थे, नंबर 2 वैज्ञानिक थे और नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो नंबर 1 के अनुसार दोनों को नष्ट करना समझदारी नहीं थी। उनका कहना था कि दोनों अंतरिक्ष यानों को नष्ट करना समझदारी नहीं है, क्योंकि इससे उन यानों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता। उनके अनुसार ये यान जीव रहित यान थे, अर्थात इसके अंदर कोई प्राणी, मनुष्य नहीं था, जिससे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं था। इसी बात का समर्थन करते हुए नंबर 2 के अनुसार अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता, नंबर 2 ने अपनी राय दी, सुझाव दिया कि अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता तो उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता था। इसलिए नंबर 2 के अनुसार सिर्फ अवलोकन करने में ही भलाई थी। और कुछ इसी तरह नंबर 3 के अनुसार ऐसे प्रबंध करने की आवश्यकता है। नंबर 3 ने अपना सुझाव दिया कि ऐसे प्रबंध करने की आवश्यकता है जो उनके अस्तित्व को छिपाने में सहायक हों, अर्थात जो उनके पहचान को, कि वो लोग यहाँ रह रहे हैं, इस अस्तित्व को छिपाने में सहायक हो, ताकि उन्हें यहाँ कुछ भी प्राप्त न हो सके और इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे ये लाभ उठा सकें। तो इस तरह से तीनों ने अपने अपने तरीके से सुझाव दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहानी से आगे। कहानी से आगे में पहला प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें क लिखा है दिलीप एम साल्वी और ख है जयंत विष्णु नार्लिकर, ग आइजक एसिमोव और घ है आर्थर क्लार्क। अब यहाँ कहा गया है कि ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कॉपी में नहीं लिखना है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और उन कहानियों को पढ़ना है, समझना है। और ऐसे प्रश्न जिसमें लिखा रहता है कि जानकारी इकट्ठी करिए, आपस में बातचीत करिए, जैसे अनुमान और कल्पना में भी है, कहानी सुनाओ, इस तरह से, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर कॉपी में नहीं लिखा जाता है, इसे केवल समझना है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर कुछ लिखो। तो इस प्रश्न में कुछ लिखने के लिए कहा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे कि इंसान अजनबी माना जाता है, लेकिन कोई जगह भी अजनबी होती है और शहर भी। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, ऐसे लोग जिनका ट्रांसफ़र होता है, तो जब वो दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो जगह और वो शहर उनके लिए अजनबी होता है। और जब नए स्कूल में एडमिशन होता है तो वहाँ का माहौल, वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर सब अजनबी होते हैं। और लेकिन धीरे धीरे जब हम वहाँ पे कुछ दिन रह लेते हैं तो वो अजनबीपन समाप्त हो जाता है और वहाँ पे सब अपना लगने लगता है। तो इसके बारे में, वो अजनबीपन कैसे दूर हुआ, इसके बारे में लिखना है। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न है, यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। अब इस पाठ में हम लोगों ने ये तो देखा कि ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी कैसी है, वो लोग कैसे सारा इंतज़ाम किए हैं, कैसे रहते हैं, कैसे अपनी सुरक्षा करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। और अब अनुमान लगाना है, कल्पना करना है, सोचना है कि ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा और उसे लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है कि मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में यह कहानी सुनाओ। मैं यानी कि जैसे मैं छोटू हूँ तो कहानी की शुरुआत होगी कि मैं और मेरा परिवार मंगल ग्रह के नीचे बनी कॉलोनी में रहता था और वहाँ पर एक सुरंग थी जिसकी तरफ जाते हुए देखकर मेरी माँ मुझे हमेशा मना करती थी कि उधर मत जाया करो। लेकिन एक दिन मैं अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर उस सुरंग की तरफ चला गया। तो ये शुरुआत है। इस तरह से छोटू अपनी कहानी, तुम खुद छोटू बन जाओ और इस पाठ में जितनी भी बातें कही गई हैं उसे बताना है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और इसे लिखना नहीं है, इसे केवल हम किस तरह से छोटू बनकर कहानी किसी को सुनाएंगे ये जानना है। अब आगे है भाषा की बात, और भाषा की बात शीर्षक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न होते हैं वो व्याकरण पर आधारित होते हैं। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न करेंगे, देखेंगे वार्तालाप शब्द। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत। शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। योग मतलब जोड़ने से।
यहाँ वार्ता के अंत का आ, वार्ता शब्द में अंत में आ है, और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़, जोड़ना। तो जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? तो इन शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, एक बॉक्स है ग्रीन कलर का, सब लोग उसको देखेंगे। उस बॉक्स के अंदर शब्द लिखा हुआ है, जिसमें पहला शब्द है शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, शिष्ट और आचार। आचार मतलब व्यवहार होता है। शिष्ट प्लस आचार, और शिष्ट का अ और आचार का आ मिलकर आ हो गया, शिष्टाचार। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, श्रद्धांजलि। तो यहाँ पे श्रद्धा का आ और अंजलि का अ मिलकर श्रद्धांजलि बना है। दिनांक, दिनांक में दो शब्द हैं, दिन और अंक। दिन प्लस अंक मिलकर दिनांक बना है। यहाँ पे दिन और अंक में संधि हुई है और जोड़ने पर शब्द बना है दिनांक। अब है आगे शब्द उत्तरांचल। उत्तर प्लस अंचल, उत्तरांचल। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त दोनों अ मिलकर आ हो गया है, सूर्यास्त। सूर्यास्त का अर्थ होता है सूरज का डूबना। अल्पाहार, अल्पाहार मतलब जलपान, थोड़ा सा भोजन। तो अल्प प्लस आहार, अल्पाहार। तो संधि में हम लोगों ने देखा कि जो दो शब्द होते हैं वो दोनों सार्थक शब्द होते हैं और उन्हीं में संधि होती है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। यहाँ पे एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से कहा गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसी में लिखा है कि ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोच कर लिखो। तो 3 जोड़े यानी कि एक वाक्य जिसे दूसरे तरीके से कहा जा सकता है। तो एक ही वाक्य के 2 वाक्य हो गए, तो इस तरह से 3 जोड़े बनाना है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है। और ये हो सकता है जैसे बाहर निकलते ही वर्षा होने लगी, और दूसरा वाक्य इस पर बन जाएगा, जैसे ही बाहर निकला वर्षा होने लगी। एक वाक्य ये भी हो सकता है, स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी आ गई, और दूसरा वाक्य इस पर बन सकता है, जैसे ही स्टेशन पहुंचे गाड़ी आ गई। अब एक वाक्य इस पर भी बन सकता है कि मोहन के आते ही बिजली चली गई, और दूसरा वाक्य इसी पर बनेगा, जैसे ही मोहन आया बिजली चली गई। तो इस तरह से आप भी बहुत सारे वाक्य सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है सोचकर लिखो, तो लिखने के लिए कहा गया है इस प्रश्न में, तो इसे लिखना है। अब हम लोग प्रश्न 3 देखेंगे। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। अब यहाँ पे 4 मुहावरे दिए गए हैं, और इसमें पहला शब्द नज़र है, और उसका अगला शब्द जो है वो क्रिया है। तो
ये मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे नज़र पड़ना, तो नज़र पड़ना यानी किसी चीज़ को देखकर उस पर नज़र टिक जाना। जैसे कीमती घड़ी पर मेरी नज़र पड़ गई। दूसरा है नज़र रखना। नज़र रखना यानी कि किसी चीज़ की निगरानी करना। पुलिस चोर पर नज़र रखती है। और तीसरा है नज़र आना। बहुत दिनों बाद मेरा मित्र नज़र आया। नज़र आना मतलब दिखाई देना। नज़रें नीची होना, जैसे हम कोई गलती करते हैं तो हम नज़र नीचे करके खड़े हो जाते हैं। तो परीक्षा में कम अंक पाने पर पिताजी के सामने मेरी नज़रें नीची हो गईं। अब यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि अंतिम प्रश्न है। नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण। विशेषण उन्हें कहते हैं जो शब्द की विशेषता बताते हैं, और विशेष जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। तो इस तरह से संज्ञा और विशेषण हमें पहचानना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है आकर्षक और आकर्षण। अब हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे जिससे कि हमें पहचानने में सुविधा होगी। आकर्षक, आकर्षक मतलब बहुत अच्छा लगना। जैसे मंदिर बहुत आकर्षक है, मंदिर बहुत सुंदर है, तो सुंदर शब्द विशेषण होता है और यहाँ मंदिर की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए आकर्षक शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। और आकर्षण, इस चित्र में बहुत आकर्षण है, तो आकर्षण यहाँ पर संज्ञा हो गई। अब यहाँ पे प्रभाव, प्रभाव शब्द जो है, नेताजी का अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव है, तो यहाँ प्रभाव शब्द जो है वो संज्ञा है। और प्रभावशाली, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो यहाँ कैसे व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो प्रभावशाली विशेषण हो गया। अब यहाँ पे अगला शब्द दिया है प्रेरणा और प्रेरक। महान लोगों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो यहाँ प्रेरणा संज्ञा है और महान लोगों की कहानियाँ प्रेरक होती हैं, हमें प्रेरणा देने वाली होती हैं। तो कहानियाँ कैसी होती हैं, प्रेरक होती हैं, तो प्रेरक विशेषता बता रहा है कहानियों की, तो प्रेरक विशेषण हो गया। अब आगे है प्रतिभाशाली और प्रतिभा। प्रतिभा टैलेंट को कहते हैं, तो प्रतिभाशाली यानी कि राम एक प्रतिभाशाली छात्र है, तो छात्र की विशेषता क्या है, वह प्रतिभाशाली है, इसलिए ये विशेषण हो गया। और राम में बहुत प्रतिभा है, तो प्रतिभा यहाँ पे संज्ञा हो गया। तो इस तरह से संज्ञा और विशेषण की पहचान की गई। अब इस वीडियो में हम लोगों ने पाठ 6 पूरा किया और आप सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे। आशा है ये पाठ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।